नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे या जो केंद्र की सरकार है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने उसका लगभग हिस्सा कवर कर लिया है। और जो भी वीडियो आपको मिल रही है आप बड़ा ही उसको प्यार दे रहे हैं और भी ज़्यादा जो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसे हमने संघीय कार्यपालिका को पढ़ना शुरू किया था, संघीय कार्यपालिका इसमें केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका हमने देखी थी। और सबसे पहले हमने जो केंद्र कार्यपालिका है या संघीय कार्यपालिका है उसके अंदर टॉपिक को एक एक करके हम कर चुके हैं। जैसे राष्ट्रपति को हम कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति को हम कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति, और जैसे प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 वीडियो में जान चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, हमारा संघीय कार्यपालिका में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल के रूप में, अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो इसके बारे में फिर हमारी जो संघीय कार्यपालिका ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद राज्य कार्यपालिका के ऊपर बात करेंगे। चलिए जल्दी हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसके पद का प्रावधान किया गया है, पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 के तहत। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ से कि महान्यायवादी का जो अनुच्छेद कौन से संबंधित है, 76, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी को सरकार का वकील के नाम से भी जाना जाता है। सरकार का वकील भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वकालत करता है, सरकार को विधि संबंधी, कानूनी संबंधी सलाह मशवरा देता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियाँ इनको दी गई है उनका यूज करके। ठीक है, चलिए, ये हुआ पद और ये हुई नियुक्ति। अब भारत के महान्यायवादी के लिए क्या क्या चाहिए? जो ये पद कहाँ से लिया गया? भारत का महान्यायवादी पद है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है भारत का महान्यायवादी पद। ठीक है, अब इसकी जो योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। योग्यता क्या क्या है? भारत का महान्यायवादी होने के लिए क्या क्या योग्यता है? एक बेसिक सी योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना जरूरी है भारत का महान्यायवादी होने के लिए। और दूसरी कंडीशन है कि उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या 10 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? भारत के महान्यायवादी के पद के लिए चुना जाता है। बेसिक सी बात है कि अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो भारत सरकार को कैसे सलाह देगा, कैसे मशवरा देगा, मतलब सभी कानूनों का ज्ञाता होना चाहिए। और जो इसकी योग्यता है, ये योग्यता रखता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितनी नॉलेज रखता है, ये जो भारत का महान्यायवादी है, इसके पास इतनी पावर रहती है, इतनी नॉलेज होती है कि ये भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होती है उसके बराबर की योग्यता इसको दी जाती है। इतनी योग्यता ये रखता है। ठीक है, तो ये थी इसकी योग्यता के बाद हम बात करते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। महान्यायवादी के क्या क्या कार्य होते हैं? महान्यायवादी के कार्य होते हैं कि जो भारत सरकार है उनको कानूनी या विधि संबंधी सलाह देना, जो राष्ट्रपति के द्वारा उनको सौंपे गए हैं। तो क्या करेंगे? सरकार को विधि संबंधी या कानून संबंधी सलाह देना, परामर्श देना भारत के महान्यायवादी का जो काम है। ठीक है, ये इसका कार्य है कि भाई भारत सरकार जहाँ या संविधान को लेकर या कोई भाई
धारा को लेकर कहीं विचलन आता है उनके मन में, तो भारत का न्यायवादी इसको सारी समस्याओं को क्या करता है, सोल्व करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर देते हैं भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं। भारत का महान्यायवादी भारत की किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई सुन सकता है, कि भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई सुन सकता है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कहीं भी जा सकता है ये। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे, जो ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, और फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं या सतर अदालतें बोलते हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें कहीं पर जाकर भी ये सुनवाई का क्या रखता है, अधिकार, ये कर सकता है सुनवाई अपनी। ठीक है, फिर बात करें जो संसद है, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जाने का इसको पूरा का पूरा अधिकार है। वहाँ पर बैठ के फैसले सुन सकता है, डिबेट सुन सकता है, लेकिन ये लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी पद से संबंधित वोट डालने का इसको अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार नहीं है कि भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद, जैसे उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में चयन होता है, उसके लिए वोटिंग होती है, तो ये वोट उधर नहीं डाल सकते। ठीक है, या कोई भी निर्णय लिया जाता है उसमें ये हिस्सा नहीं ले सकते, मतलब वोट डालने का इनको कोई काम नहीं। वहाँ पर बैठ के डिबेट वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा ये काम कर सकते हैं। और जो इनको सैलरी दी जाती है, जो सांसद होते हैं, MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वही भारत के महान्यायवादी को वेतन भत्ते मिलते हैं। सांसदों को मिलने वाले वेतन और भत्ते भारत के महान्यायवादी को भी मिलते हैं। ठीक है, फिर जो भारत का महान्यायवादी है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, या तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर राष्ट्रपति को लगे तो ये उसको हटा भी सकता है, या अगर ये समय से पहले इनका कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये सरकार के उसमें चलते हैं। अगर सरकार प्रेजेंट में जिसकी है उसके लिए काम करते हैं, अगर सरकार जो अपना इस्तीफा देती है या सरकार भंग हो जाती है लोकसभा भंग होने के कारण, तो इनका पद भी के त्यागपत्र से संबंधित बात कर लेते हैं। त्यागपत्र भारत का जो महान्यायवादी है इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति भी उसी के द्वारा की जाती है। नंबर 1, त्यागपत्र के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, या अगर ये चाहें तो समय तो इनका निर्धारित है नहीं कि इतने सालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे ही सरकार अपना बहुमत खोती है या सरकार असफल होती है, तो वैसे ही ये अपना जो पद है वो त्याग देते हैं। ठीक है, इनका पद जो है वो निरस्त हो जाता है, तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या इनको कैसे हटाया जा सकता है, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कह लें या सरकार कह लें। ठीक है, सरकार के इस्तीफा देते ही या सरकार जो है विफल हो जाती है सरकार, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो भारत का महान्यायवादी है ये भी अपना जो पद है वो त्याग देता है। ठीक है, तो ये थी बेसिक से कुछ जानकारी भारत के महान्यायवादी के बारे में। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में कोई प्रश्न नहीं पूछता। ठीक है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं एक बार। भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है उसमें कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकील के पद पर। ठीक है, तब जाकर भारत के महान्यायवादी पद के लिए नियुक्ति की जाती है। उसके बाद बात करें उनके क्या कार्य है। कार्य क्या है इनके? सरकार को विधि या कानून संबंधी जो सलाह मशवरा देना होता है वो इनके द्वारा दिया जाता है। सरकार को कहीं भी भाई संविधान को समझने से रिलेटेड या कुछ भी काम है, विधि बनाना हो, कानून बनाने हो, तो उनके एवज में इनको क्या दे सकती है? सरकार को सलाह दे सकती है। फिर जो महान्यायवादी है उनकी शक्तियाँ क्या क्या है कि भारत की किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई सुन सकते हैं,
दूसरा जो संसद होती है, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में जाकर मतलब बैठ सकते हैं, उधर डिबेट सुन सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पद से संबंधित जो वोटिंग होती है उनमें इसका कोई भी अधिकार नहीं है, मतलब वोट डालने का इनको अधिकार नहीं है। और जो इनको वेतन भत्ते मिलते हैं वो मिलते हैं सांसदों के रूप में, यानी कि जो सांसद होते हैं हमारे MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं की एवज में जो इनको क्या मिलते हैं, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और त्याग पत्र कैसे दे सकता है ये, या तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है या अपना चाहे तो अपना पद जो है त्याग सकता है, और मंत्रिमंडल के विफल होने पर ये अपना पद अपने आप ही क्या कर देता है, त्याग देता है। और अगर यहाँ हम बात करें, ये सरकार का वकील के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, सरकार के वकील के नाम से भी भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को जाना जाता है। ओके, अब हम बात करें जो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी है वो आर वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के पद के रूप में विराजमान है। और इनसे पहले जो थे, जो जिनकी जगह ये आए हैं, तो वो थे के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल की जगह ये आए हैं, और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, आई होप भारत के महान्यायवादी से संबंधित आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी राज्य की कार्यपालिका है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।